Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, जिसमें से हम चैप्टर कवर कर रहे हैं Biochemical Aspects of Muscle of Disorders of Muscle, जो कि ऑथर किया है मिस्टर बी मैक आर्टलिन ने. ये बुक जो है 1958 में 1959 में सबसे पहले प्रिंट की गई थी सितंबर में, एंड इट बेसिकली कंटेन्स ए lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. तो इसको जो एडिट किया है वो किया है जॉन एन क्यूमिंग्स ने एंड माइकल क्रेमर ने. सो इस चैप्टर का हम कवर कर रहे थे, और अब आज जो टॉपिक हम इस चैप्टर का शुरू करेंगे, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़. तो जैसे कि ऑथर ने उस वक्त जो आसपास की रिसर्च से, अपनी रिसर्च से जो भी चीज़ें कलेक्ट की, वो उसने यहाँ पे मेंशन की है, उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ेंगे. तो ह्यूमन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में ऑथर का कहना है कि माय रिमार्क्स अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रोफी आर going to be limited entirely to the human disease, since it is not at all certain that any of the experimental dystrophies, whether they are induced, for example, by deficiencies in vitamin E or C, by choline deficiency, or by excessive cortisone administration, or by poisoning with plasmocid, have any immediate relevance to the human disease. अब muscular dystrophy basically a group of genetic diseases that is caused by that causes progressive muscle weakness and degeneration. तो मसल्स वीक हो रही हैं, डिजेनरेट हो रहे हैं. यहाँ पे ऑथर का कहना है कि उनके सारे रिमार्क्स जो हैं इंटायरली लिमिट होने वाले हैं ह्यूमन मस्कुलर डिस्ट्रोफी से, क्योंकि जो उन्होंने आसपास एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रोफीज़ देखी थी. एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रोफीज़ मतलब ऐसी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स जहाँ पे एनिमल मॉडल्स और थेरेपीज़ यूज़ की गई हैं रिसर्च के लिए टू कॉम्बैट मस्कुलर डिस्ट्रोफी. फाइट स्पेशली मतलब ऐसा जैसे वॉर लेवल पे भी यदि की गई है तो भी वो बाकी चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, खाली उसको कर रहे हैं ह्यूमन मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ को. विटामिन ई से भी उस वक्त डेफिशिएंसीज इंड्यूस की जाती थी एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रोफीज़. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से इंड्यूस की जाती थी मस्कुलर डिस्ट्रोफी. एंड कोलिन डेफिशिएंसी से, कोलिन इज़ अ न्यूट्रिएंट सिमिलर टू बी विटामिन एंड कैन बी मेड इन द लिवर, तो उसकी डेफिशिएंसी से भी की जाती थी. एंड बाय एक्सेसिव कॉर्टिसोन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्टिसोन इज़ अ नेचुरली अकरिंग स्टेरॉयड हार्मोन and prescription medicine used to reduce inflammation and suppress immune system activity. तो उस वक्त कॉर्टिसोन एडमिनिस्ट्रेशन देके एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रोफी इंड्यूस की जाती थी एनिमल्स में. प्लाज्मोसिड से इंड्यूस की जाती थी. प्लाज्मोसिड्स आर बेसिकली एजेंट्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. एंड इनका ऐसा देखा नहीं उस वक्त ऑथर ने कि ऐसा सर्टेनिटी नहीं देखा कि ये जो एनिमल्स में इंड्यूस की गई एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रोफीज उनका सीधा तौर पे ह्यूमन से कुछ लेना देना है भी या नहीं. उसके बाद इट इज़ पॉसिबल दैट द एपरेंटली हेरिडिटरी मायोपैथी ऑफ शीप स्टडीड रिसेंटली मतलब उस वक्त बाय Bosanquet, Daniel and Parry may provide the experimental animal that has been sought for so long, but no biochemical findings in this disease have as yet been published. अब हेरिडेटरी मायोपैथी ऑफ शीप पे भी कुछ लोगों ने रिसर्च की थी, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग उस वक्त पब्लिश नहीं की थी कि, और साथ साथ ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि ह्यूमन से कोरिलेट किया जा सके. अभी के लिए हेरिडेटरी मायोपैथी ऑफ शीप इज इनहेरिटेड मसल डिसऑर्डर्स इन शीप दैट रिजल्ट इन मसल डिसफंक्शन, वीकनेस, स्टिफनेस एंड डिजेनरेशन. उसके बाद ऑथर का कहना है कि मच ऑफ द रीसेंट वर्क ऑन ह्यूमन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हैज़ बीन कंसर्न विद कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स और अदर सब्सटेंसेस इन आइदर द डिजीज्ड मसल्स और इन द ब्लड. ऐसा देखा जा रहा था कि जो ह्यूमन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केसेस थे वो ज़्यादातर रिलेटेड थे कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मिनरल्स इन योर blood and other body fluids that carry an electric charge. तो इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी डेफिशिएंसी डायरिया में या फ्लूइड लॉस में डेवलप होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन से कंसर्न देखा जा रहा था. एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करके देखा जा रहा था उस वक्त. और या तो फिर डिजीज मसल्स में ऐसा था या ब्लड में ऐसा था, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन जो चेक की जाती थी.
As the result of the work of Lilienthal and others, it has become increasingly recognized that it is of very doubtful value to report concentrations of substances in diseased fibrotic and fatty muscle unless the concentration is related not to the weight of mixed tissue but to the actual amount of muscle remaining in it. ये रिसर्च में देखा लिलियंडल एंड अदर्स ने कि जो बहुत डाउटफुल होने लगी थी चीज़ें कि सारी कॉन्सेंट्रेशंस जो सब्सटेंसेस है डिजीज्ड फाइब्रोटिक मसल्स में या फैटी मसल्स में दी जा सके एग्जैक्टली जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड ना हो वेट ऑफ मिक्स टिश्यू से या कोई एक्चुअल अमाउंट ऑफ मसल रिमेनिंग उसमें ना हो तब तक नहीं रिलेट की जा सकती थी कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ की कमी है कौन सी चीज़ ज़्यादा है. फाइब्रोटिक मतलब फाइब्रोसिस हुआ है एक प्रोसेस हुआ है जहाँ पे एक कंडीशन इन्वॉल्विंग एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो नोन एज फाइब्रोसिस और स्कारिंग यानी वहाँ पे स्कार हुआ है. तो ऐसी सारी चीज़ों में क्योंकि वेट ऑफ मिक्स्ड टिश्यू से रिलेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई एक्चुअल मसल टिश्यू का उनको कोई सिग्निफिकेंस या वेट नहीं मिल पा रहा था. एंड इन मैनी बायोप्सी स्पेसिमेंस दिस कैन बी वेरी स्मॉल. एक्चुअल मसल टिश्यू बहुत छोटा था वो मेजर भी नहीं किया जा रहा था. इसीलिए उस वक्त के एक्सपेरिमेंट्स में क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स है जो फाइब्रोटिक टिश्यू में वो एग्जैक्ट आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे. Lilienthal and others propose that the reference base should be the non-collagenous nitrogen of the tissue, and there is no doubt that the increasing use of this reference base has made the interpretation of recent work very much easier. क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन एज अ होल या एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन नहीं देख पा रहे थे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें टिश्यू में ना नॉन कोलाजिनस नाइट्रोजन देखना चाहिए. नॉन कोलाजिनस नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन फ्रॉम नॉन कोलाजिनस प्रोटीन्स और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन भी कहते हैं इसको. स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में यानी बाहर जो सेल के बाहर जो चीज़ें हैं फ्लूइड्स हैं उसमें जो होते हैं वो हमें देखना चाहिए और उस वजह से इंटरप्रिटेशन उस वक्त हो पाई यानी एक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन पे आप आ पाए उस वक्त ह्यूमन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केस में. However, there is one further point that must be taken into account in assessing the significance of changes in enzyme concentrations in both muscle and blood, namely the location of enzymes within the muscles. यानी ब्लड और मसल में क्या एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि लोकेशन ऑफ एंजाइम क्या है. एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन मतलब वहाँ पे कितने अमाउंट में एंजाइम प्रेजेंट है वहाँ पे तो लोकेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. द एंजाइम्स विच आर कंसर्न विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी उस प्रोसेस से जो फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है जहाँ पे ज़्यादातर सेल्स की एनर्जी करेंसी एटीपी प्रोड्यूस होती है. दैट इज़ दोज एंजाइम्स कंसर्न विद क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल जो कि एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस है दैट रिलीज द एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेशन आर कंटेन्ड इन द सार्कोसोम्स द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल. सार्कोसोम्स यानी जो लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पेशली स्ट्राइटेड मसल्स में क्योंकि वहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम्स ऐसा पाया गया कि सार्कोसोम्स में लोकेटेड है. माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल्स एनर्जी इन एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन. These are sac-like structures which in muscle are not found lying free as in ordinary cells but are trapped between the myofibrils. और ये structures जो हैं सार्कोसोम्स trapped होते हैं myofibrils के बीच में यानी long contractile fiber के बीच में which are found inside the muscle cells responsible for muscle contraction. उसके बाद they are not found in sarcoplasm spun free of mitochondria. जो सार्कोप्लाज्म का स्पन है यानी एक सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि लैबोरेटरीज में ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है तो वहाँ पे यदि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये एंजाइम्स भी वहाँ पे नहीं पाई जाएंगी.
ऐसा ऑथर का कहना है. कॉन्वर्सली द एंजाइम्स कंसर्न विद द एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म बट नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया. एनारोबिक यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट फॉर एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक है तो ऑक्सीजन नहीं है, रिजल्टिंग इन अ नेट गेन ऑफ 2 ATP एंड 2 लैक्टेट मॉलिक्यूल्स. तो वो वाले जो एंजाइम्स हैं जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस को कैरी आउट करने में मदद करती है वो सार्कोप्लाज्म में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाई जाती है. सार्कोप्लाज्म क्या है? द साइटोप्लाज्म ऑफ स्ट्राइएटेड मसल सेल्स. उसके बाद ऑथर का कहना है कि जो अदर एंजाइम्स आर लोकेटेड इन दी smaller type of sarcoplasm granules, or as in the case of most of the adenosine triphosphatase present in muscles, are intimately associated with myosin filaments. बाकी एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन या लोकेशन देखने पे ऑथर ने ये रिकग्नाइज़ किया कि वो स्मॉलर टाइप ऑफ सार्कोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी जो स्टोरेज के लिए बने हुए ग्रैन्यूल्स हैं वहाँ सार्कोप्लाज्म में, वहाँ पे मोस्ट केसेस में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज प्रेजेंट होते हैं मसल में. वो इंटीमेटली एसोसिएटेड होते हैं मायोसिन फिलामेंट से. ATP तो मेन एनर्जी सोर्स है, मॉलिक्यूल है उसका. मायोसिन फिलामेंट्स आर अ फैमिली of motor proteins best known for their roles in muscle contraction and in a wide range of other motility processes in eukaryotes. Eukaryotes मतलब वो organisms जिनके cells में एक membrane bond nucleus है और other organelles है. तो ऐसे organisms में myosin filament से related होते हैं ATP के molecules. There is clearly therefore a distinctive distribution of enzymes within the muscle cells, a pattern of distribution which may clearly determine which enzyme might leak most easily through a damaged membrane. जब हम ये एंजाइम का डिस्ट्रीब्यूशन जान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी एंजाइम कहाँ से लीक करेगी. मोस्ट if not all biochemical findings in the muscular dystrophies can be classified into 2 headings. और यही सब बेस बना के कि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नाइट्रोजन चेक करके या और चीज़ें चेक करके 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए थे मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ के. बायोकेमिकल मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ में जो है बायोकेमिकल फाइंडिंग्स जो मिल रही थी वो उनकी. तो फर्स्ट था कि abnormalities that could be explained as being due to leakage through an abnormally permeable membrane. यानी जो होल या क्रैक से कोई भी लिक्विड या गैस या कुछ भी निकल रहा है उसको लीकेज कहेंगे. तो abnormally permeable membrane है यानी उन चीज़ों को अलाउ कर रही है आसपास मतलब अंदर बाहर जाना जिनको उसको नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करना चाहिए, जहाँ पे उसकी परमिएबिलिटी हैम्पर हो चुकी है. तो वहाँ पे आसपास सेल से बाहर या सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए. सेकेंड इज अबनॉर्मलिटीज़ ड्यू टू लॉस ऑफ मसल मास. या तो फिर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में दिक्कत है या मसल मास का लॉस है, इस वजह से वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रही है ह्यूमंस में. जो इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट बना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन प्लीज स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.